दोस्तों MSW002 का खंड 3 हम लोग सुन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खंड 3 का जो इकाई 3 है, गांधी जी का समाज कार्य, विधियां एवं तकनीकें, इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं। नमस्कार। आज हम एक अहम लेख पर बात कर रहे हैं, गांधी जी के आदर्श समाज और विधियां। ये दस्तावेज असल में देखता है कि गांधी जी ने जो एक आदर्श समाज का सपना देखा था, उसे पाने के लिए कौन से रास्ते चुने और क्यों उनके ये तरीके, खासकर राजनीति और समाज कार्य के मेल में, इतने अलग और प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए इन विचारों को थोड़ा समझें। देखिए, कोई भी बड़ा काम हो या आंदोलन, उसके कुछ तय लक्ष्य तो होते हैं और फिर उन्हें हासिल करने के तरीके भी होते हैं। ये लेख भी यहीं से शुरू होता है। गांधी जी का लक्ष्य तो साफ था, एक ऐसा समाज जो न्याय, बराबरी और अहिंसा पर टिका हो, जिसे वो कहते थे आदर्श समाज जी। लेकिन जैसा ये लेख बताता है, उनके तरीके वो बिल्कुल अलग थे। खास तौर पर राजनीति और सामाजिक सुधार दोनों में एक साथ उनका इस्तेमाल करना, ये अपने आप में काफी अनोखा था। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। तो जो पहली और शायद सबसे जरूरी बात सामने आती है इस लेख से, वो है साधनों और लक्ष्यों की शुद्धता का सिद्धांत, उनका ये अटूट रिश्ता। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि गांधी जी के लिए लक्ष्य कितना भी अच्छा या जरूरी क्यों ना हो, उसे पाने के तरीके भी उतने ही नैतिक, उतने ही शुद्ध होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेख उनकी ये सोच सामने रखता है कि साधन की अपनी एक अहमियत है, अपनी नैतिकता है, और गलत तरीकों से मिली कोई भी जीत आखिर में अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। यहाँ तक कहा गया है कि साधनों को उनकी सामाजिक उपयोगिता और शुद्धता के आधार पर ही आंकना चाहिए, तभी लक्ष्य सही मायनों में मिलेगा। हाँ, और ये सिर्फ कोई नैतिक बात ही नहीं थी। इस लेख में इसे एक व्यवहारिक रणनीति के तौर पे भी देखा गया है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी, जैसा स्रोत बताता है, वो लक्ष्यों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हासिल करने के पक्ष में थे। इसे वो कहते थे साध्यों का प्रगतिशील उपयोग। अच्छा। वो मानती थीं कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते, पर इसके साथ ही उनका पक्का विश्वास था कि इस सफर के हर कदम पर साधनों की शुद्धता का कड़ाई से पालन हो, एक तय क्रम और अनुपात में। ऐसा नहीं कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मोटे नैतिक समझौते कर लिए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। लेख इस पर कुछ और कहता है कि उन्होंने इसे इतना जरूरी क्यों माना? बिल्कुल, लेख इसी तरफ इशारा करता है। गांधी जी के हवाले से ये दस्तावेज बताता है कि वो मानती थीं कि साधन बीज जैसे होते हैं। हाँ। और साध्य पेड़ जैसा। जैसा बीज होगा वैसा ही तो पेड़ उगेगा ना। अगर साधन ही गलत होंगे, हिंसक होंगे, तो उनसे मिला लक्ष्य भी आखिर में उन्हीं बुराइयों से भरा होगा, चाहे वो ऊपर से कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। इसीलिए लेख के मुताबिक उनका मानना था कि भले ही शुद्ध साधनों का रास्ता लंबा लगे, धीमा लगे, मुश्किलों भरा लगे, असल में मंजिल तक पहुंचने का सबसे छोटा और टिकाऊ रास्ता वही है। सबसे छोटा रास्ता, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि इस रास्ते से जो मिलता है उसकी नींव मजबूत होती है और वो समाज में एक स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जल्दबाजी में गलत तरीकों से मिली सफलता तो बस कुछ देर की होती है और उसके बुरे नतीजे भी आ सकते हैं। ये वाकई एक गहरी सोच है कि रास्ता ही मंजिल को तय करता है। और जैसा कि लेख आगे बताता है, ये सोच, ये तरीका सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई या यहाँ के समाज सुधार तक ही सीमित नहीं रहा। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसका दुनिया भर में असर देखते हैं। फिर भी बहुत असरदार ढंग से हुआ है। ये लेख खास तौर पर दो बड़े और ऐतिहासिक उदाहरण देता है। पहला, अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। लेख साफ करता है कि डॉक्टर किंग ने अश्वेत अमेरिकियों के लिए बराबरी के हक की लड़ाई में गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और सत्य के सिद्धांतों को सीधे सीधे अपनाया और कामयाबी से लागू भी किया। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जुल्म करने वाली व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा सकती है, उन्हें बदला जा सकता है। हाँ, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन पर गांधी जी के विचारों का असर तो बहुत साफ दिखता है। और दूसरा उदाहरण जिसका लेख जिक्र करता है, वो भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका का, जहां नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने रंग भेद की जो अमानवीय नीति थी, उसके खिलाफ अपने लंबे और मुश्किल संघर्ष में गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरणा ली।
हालांकि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के कुछ दौर अलग थे, पर लेख इस बात को रेखांकित करता है कि मंडेला ने भी बातचीत, सुलह और नैतिक बल के महत्व को पहचाना, और ये गांधी जी की विचारधारा के मूल में थे। सही। स्वायत्तता और बराबरी पाने के उनके संघर्ष में इन सिद्धांतों की अहम भूमिका रही। ये दोनों उदाहरण, जैसा कि लेख कहता है, इस बात का पक्का सबूत है कि गांधी जी के बताए तरीके किसी एक देश, संस्कृति या समय में बंधे नहीं हैं। वो मानवीय गरिमा और न्याय के लिए एक यूनिवर्सल अपील रखते हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं थीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां थीं जिन्हें अलग-अलग हालात में कामयाबी से लागू किया जा सका। और लेख ये भी इशारा करता है कि इनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। जी हाँ, लेख इस बात का जिक्र करता है कि इन अहिंसक तरीकों और संघर्ष सुलझाने की गांधीवादी पद्धतियों पर आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर शांति स्थापना और संघर्ष निवारण के क्षेत्रों में, गंभीरता से विश्लेषण और अध्ययन हो रहा है। दुनिया भर में जो पीस स्टडीज के कोर्स हैं और कूटनीतिक चर्चाओं में भी इन विचारों की प्रासंगिकता लगातार महसूस की जा रही है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, बल्कि आज की और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रासंगिक है। ये जानना भी जरूरी है, जैसा लेख बताता है, कि गांधी जी ने इन तरीकों का इस्तेमाल कितने बड़े दायरे में किया। अक्सर हम उन्हें सामाजिक सुधारों से जोड़ते हैं, पर लेख साफ करता है कि उनका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। सही कहा आपने। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि गांधी जी ने अपने शांतिपूर्ण और नैतिक तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ समाज के अंदर की बुराइयों जैसे छुआछूत खत्म करना या शराबबंदी जैसे मुद्दों के लिए ही नहीं किया। बेशक ये उनके लिए बहुत जरूरी लड़ाइयां थीं और उन्होंने इनमें अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन इन्हीं तरीकों, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का इस्तेमाल उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैनिक ताकतों में से एक ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए भी किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। लेख बताता है कि उनका मकसद ब्रिटिश हुकूमत को सिर्फ हटाना नहीं था, बल्कि उसे नैतिक रूप से जगाना था, उसकी अंतरात्मा को झकझोरना और उसे ये महसूस कराना कि भारत पर उसका राज अन्याय है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयोग था। नैतिक बल से एक साम्राज्य का सामना करना। और ये सिर्फ बड़े राजनीतिक लक्ष्यों या कुछ गिने चुने सामाजिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं था, है ना? लेख उनके काम करने के तरीके पर भी कुछ कहता है कि कैसे वो इन विचारों को जमीनी स्तर पर ले गए। हाँ, लेख इस पहलू पर भी रोशनी डालता है। ये बताता है कि गांधी जी के सामाजिक सुधार और नई सामाजिक व्यवस्था के विचार सिर्फ भाषणों या लेखों तक ही सीमित नहीं थे। उनका प्रचार प्रसार समाज के सभी समुदायों और समूहों को ध्यान में रखकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता था। लेख उनकी सामयिक बैठकों का जिक्र करता है, जहां वो लोगों से सीधे बात करते थे, उनकी मुश्किलें समझते थे और समाधान पर चर्चा करते थे। अच्छा, सीधे संवाद? जी। साथ ही उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरिजन का भी जिक्र है, जो इन विचारों को बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाने का एक जरूरी जरिया थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से लिखा जाता था, लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की कोशिश होती थी। तो ये एक तरह से दो तरफा संवाद था, मतलब सिर्फ ऊपर से नीचे आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को शामिल करना, उनकी राय जानना और फिर मिलकर समाधान खोजना। बिल्कुल। लेख इसे महज सामान्य प्रचार का काम नहीं मानता, बल्कि वो इसे सामाजिक प्रशासन हेतु एक वैज्ञानिक और सामाजिक शोध की तरह देखता है। वैज्ञानिक और सामाजिक शोध, ये शब्दावली ध्यान देने लायक है। हाँ, ये जरूरी है। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि ये देखने, परखने और जमीनी हकीकत की समझ पर आधारित था। गांधी जी समस्याओं का विश्लेषण करते थे, समाधान सुझाते थे, उन्हें लागू करते थे और फिर नतीजों का मूल्यांकन करते थे। और सामाजिक शोध इसलिए क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया समुदाय केंद्रित थी। इसका लक्ष्य सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सुधार नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का विकास और प्रगति था। तो वैज्ञानिक से उनका मतलब वो प्रयोगशाला वाला विज्ञान नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, सबूतों पर आधारित नजरिया था। हाँ, बिल्कुल यही बात है। लेख के मुताबिक गांधी जी की पद्धतियां सिर्फ भावनात्मक या नैतिक अपील पर ही नहीं टिकी थीं, बल्कि वे सामान्य ज्ञान और सामुदायिक विकास के ठोस सिद्धांतों पर आधारित थीं। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जो अंदर से मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, संगठित हो, जिसे लेख सुदृढ़ समाज कहता है। ये तरीके सतही बदलाव लाने वाले नहीं थे, बल्कि समाज की बुनियादी बनावट को बेहतर बनाने, लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए साधन देने के मकसद से थे। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी नजरिया था। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, तो इस लेख के जरिए हमने कई अहम बातें समझी हैं।
पहली, गांधी जी के लिए लक्ष्य और साधन अविभाज्य थे। साधन की शुद्धता सबसे ऊपर थी। दूसरी, उनके ये तरीके सिर्फ भारत तक ही सीमित न रहकर दुनिया भर में प्रासंगिक साबित हुए, जैसे हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला के उदाहरण देखे। और तीसरी बात, इन तरीकों का दायरा बहुत बड़ा था, व्यक्तिगत और सामाजिक बुराइयों से लेकर बड़ी राजनीतिक ताकतों को चुनौती देने तक। चौथी, उनके काम करने का तरीका सिर्फ उपदेश देना नहीं था, बल्कि उसमें सबकी भागीदारी थी। वो व्यवस्थित था और शोध पर आधारित था, जिसे लेख वैज्ञानिक और सामाजिक शोध कहता है, जिसका लक्ष्य था सामुदायिक विकास और एक मजबूत समाज बनाना। और ये भी कि ये तरीके सिर्फ ऊंचे दार्शनिक आदर्श नहीं थे, बल्कि आम समझ पर आधारित, व्यवहारिक और लागू किए जाने लायक थे, जिनके नतीजे देखे जा सकते थे। लेख ये साफ करता है कि ये रणनीतियां जमीन से जुड़ी हुई थीं। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो लेख का इशारा ये है कि इन विधियों का मूल तत्व सामुदायिक विकास और प्रगति से जुड़ा है। ये व्यक्ति और समाज दोनों को मजबूत बनाने का रास्ता दिखाती हैं। एक ऐसा समाज जो न्याय पर आधारित हो, टिकाऊ हो और अंदर से मजबूत हो। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, लेख का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इन तरीकों का आज भी विश्लेषण हो रहा है, इनकी स्थायी प्रासंगिकता को ही दिखाता है। ये बताता है कि ये विचार आज की जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजने में भी मददगार हो सकते हैं। लेख के आखिर में एक बहुत ही रोचक इशारा किया गया है। वहां कहा गया है कि गांधी जी द्वारा अपनाई गई विधियों का विश्लेषण आगे 2 अलग-अलग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि लेख में ये साफ नहीं किया गया है कि वो 2 पद्धतियां कौन सी हैं या उनका आधार क्या होगा। हाँ, ये वाकई कुछ उत्सुकता जगाने वाला बिंदु है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गांधी जी के इन सिद्धांतों और तरीकों को, जो ऊपर से सरल लग सकते हैं पर गहरे मायने रखते हैं, समझने और विश्लेषण करने के और कौन से नजरिए हो सकते हैं। क्या ये पद्धतियां उनके दार्शनिक आधार और व्यवहारिक इस्तेमाल के बीच के फर्क पर ध्यान देंगी? ये शायद उनके सामाजिक और राजनीतिक असर को अलग-अलग करके देखेंगी। स्रोत हमें यहाँ एक पहेली के साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की इस गहन पड़ताल को रोकते हुए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद हमें और विचार करना चाहिए। आज की इस बेहद जटिल, बटी हुई और तेजी से बदलती दुनिया में गांधी जी की इन बुनियादी लेकिन शक्तिशाली तकनीकों, सत्य पर टिके रहना, अहिंसा का पालन करना, साधनों की शुद्धता पर जोर देना, इनको लागू करने या समझने के वो कौन से 2 अलग-अलग नजरिए या पद्धतियां हो सकती हैं जिनका संकेत स्रोत दे रहा है। उन्हें आज के चुनौतीपूर्ण माहौल में कैसे देखा, परखा और शायद अपनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आगे की खोज और सोच-विचार को प्रेरित करता है। बिल्कुल। हमारे पास सत्याग्रह का दार्शनिक आधार प्रेम और अहिंसा नाम के लेख से कुछ अंश हैं, और आज कोशिश रहेगी कि गांधी जी के बताए सत्य, प्रेम और अहिंसा, जो सत्याग्रह के मूल स्तंभ हैं, उन्हें थोड़ा खोल कर समझें। जरूर। क्योंकि सत्याग्रह सुनकर लगता है कि ये संघर्ष की बात है, पर शायद हम ये कम जानते हैं कि इसकी नींव में प्रेम का सिद्धांत कितनी मजबूती से रखा गया है ना? सही बात है। तो चलिए आज इसी पहलू को देखते हैं। शुरुआत करते हैं शब्द से ही, सत्याग्रह। ये शब्द आया कहाँ से? इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ, तो ये शब्द सत्याग्रह अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेख बताता है कि पहली बार गांधी जी ने इसे 1906 में इस्तेमाल किया, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, 1906 में? हाँ, उस वक्त वहां भारतीय समुदाय अपने हक के लिए लड़ रहा था और गांधी जी को एक ऐसा शब्द चाहिए था जो उनके तरीके को सही तरह से बता सके। तो सत्याग्रह, ये 2 संस्कृत शब्द हैं, सत्य और आग्रह। मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य पर मजबूती से टिके रहना। सत्य पर टिके रहना। हाँ, पर यह सिर्फ शाब्दिक मतलब है। इसका जो भाव है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। सुनने में तो ये एक नैतिक बल की तरह लगता है, सत्य पर टिके रहना, लेकिन आपने कहा भाव ज्यादा बड़ा है। तो लेख कैसे समझाता है इसे? क्या ये सिर्फ अपनी बात पर अड़ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसी बात पर जोर देता है, सत्याग्रह महज जिद या हठ धर्मिता नहीं है। इसे कहा गया है प्रेम की भाषा एवं न्याय का नियम। प्रेम की भाषा। हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सिर्फ सच का साथ नहीं देते, बल्कि उसे बहुत धैर्य, सहनशीलता और शांति के साथ सामने रखते हैं।
कानून कहते थे। सत्याग्रह उसी का एक विस्तार था। स्नेह का नियम, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसका मतलब है कि जैसे हम अपने परिवारों में प्यार और समझ देखते हैं, गांधी जी उसी को वो बड़े पैमाने पर लागू करने की बात कर रहे थे? लेख में परिवार वाले प्रेम का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, लेख में पारिवारिक स्नेह को एक बहुत अहम उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया गया है सत्याग्रह को समझने के लिए। कैसे? गांधी जी का तर्क था, और लेख ये साफ करता है कि जैसे एक परिवार में लोग आपसी प्यार, त्याग, समझ से अपने मतभेद सुलझाते हैं, हाँ। वही सिद्धांत समाज और देश के स्तर पर भी लग सकता है, और लगना चाहिए। आप सोचिए, घर में कोई बीमार है या कोई नाराज है, रूठा हुआ है, हाँ। तो क्या बाकी लोग उससे नफरत करते हैं? नहीं ना, उसकी सेवा करते हैं, मनाते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, भले ही उसके बर्ताव से सहमत न हो। हाँ, ये तो है। परिवार में तो असहमतियों के बाद भी जुड़ाव रहता है, खासकर मुश्किल वक्त में। गुस्सा हो तब भी कोशिश होती है कि बात करके हल निकालें, रिश्ते बने रहें। बिल्कुल, यही बात लेख इसी अनुभव को आधार बनाता है। परिवार में गुस्सैल या दुखी सदस्य के साथ भी सब्र और प्यार से पेश आते हैं। कोशिश होती है कि जरूरी इलाज या समाधान पर सहमति बने ताकि घर में शांति रहे। गांधी जी का मानना था कि यही प्रेम और सहनशीलता जो परिवार को जोड़ती है, यही भावना, यही नियम बड़े समूहों, समुदायों, यहाँ तक कि देशों के बीच रिश्तों का आधार बन सकता है। अच्छा। ये कोई हवा-हवाई आदर्श नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों की एक बुनियादी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो ये पारिवारिक प्रेम का सिद्धांत सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलें हल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी हुआ। जी गांधी जी से परिवार से निकालकर दुनिया तक ले जाना चाहते थे। हाँ, यही तो उनका क्रांतिकारी विचार था। जैसा लेख इशारा करता है, उनका मानना था कि ये प्रेम का नियम यूनिवर्सल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह है ना, हाँ, वैसे ही प्रेम का नियम भी इंसानी रिश्तों के हर लेवल पर लागू हो सकता है, परिवार से लेकर देशों के बीच तक। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो परिवार में जो प्यार और समझ है, वही धीरे धीरे समाज, देश और आखिर में पूरी दुनिया में शांति और न्याय ला सकता है। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, प्रैक्टिकल ताकत है जिसे अन्याय के खिलाफ और झगड़ों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लड़ने का एक नैतिक तरीका है। ये समझना कि परिवार का प्यार दुनिया में शांति ला सकता है, ये अपने आप में बहुत गहरा विचार है। अच्छा, इस सोच तक पहुंचने में गांधी जी किन लोगों या विचारों से प्रभावित थे? लेख में उनकी प्रेरणाओं के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, लेख इस पर भी बात करता है। गांधी जी ने खुद माना कि वो कई महान आत्माओं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे, जैसे गौतम बुद्ध की करुणा और अहिंसा। हाँ, बुद्ध तो थे ही। सुकरात का सत्य के लिए बलिदान, ईसा मसीह का प्रेम और माफी का संदेश, और रूसी विचारक लियो टॉल्स्टॉय के विचार, खासकर अहिंसक प्रतिरोध वाले। टॉल्स्टॉय भी? अच्छा। हाँ, इन सब ने किसी न किसी तरह सत्य, प्रेम, खुद कष्ट सहना और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया था। गांधी जी की खासियत ये थी कि उन्होंने इन आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों को सिर्फ निजी मोक्ष का रास्ता नहीं माना, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के ताकतवर औजार बना दिया। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग स्रोतों से प्रेरणा लेकर उसे एक प्रैक्टिकल दर्शन बना दिया। लेख में एक जगह ये भी लिखा है कि प्रेम को सत्य का अनुकरण माना गया है और सत्याग्रह को एक सिक्के जैसा बताया है जिस पर प्रेम, सत्य और शांति छपे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सत्य और प्रेम एक ही चीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो लेख उठाता है। गांधी जी के लिए सत्य और प्रेम अलग नहीं थे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अच्छा। सत्य उनका परम लक्ष्य था और प्रेम उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। उनका मानना था कि बिना शुद्ध प्रेम के ना तो सत्य को खोजा जा सकता है और ना उस पर टिका जा सकता है। प्रेम ही हमें ताकत देता है कि हम दूसरों का नजरिया समझें, उनके लिए सहानुभूति रखें और सच को आग्रह से, पर बिना कड़वाहट के, सामने रखें। सही बात। इसलिए सत्याग्रह सिर्फ सत्य का आग्रह नहीं है, ये प्रेम से सत्य का आग्रह है। लेख कहता है कि ये सत्य की लगातार खोज है और उसे अपने जीवन में, अपने कामों में उतारने का संकल्प भी। ये एक सफर है। और शांति, उसका क्या रोल है? शांति, वो तो इस प्रक्रिया का नतीजा है। जहां सत्य और प्रेम होंगे, वहां आखिर में शांति आएगी ही। तो सत्य, प्रेम और शांति, ये तीनों सत्याग्रह के अटूट अंग हैं, एक दूसरे में गुंथे हुए। सत्य, प्रेम और शांति का ये त्रिकोण सत्याग्रह के बिल्कुल केंद्र में है। सत्य और प्रेम के अलावा लेख अहिंसा और असहयोग को भी जरूरी बताता है। अहिंसा पर तो बहुत बात होती है,
पर गांधी जी की अहिंसा का दायरा कितना बड़ा था, जैसा लेख में है? अहिंसा, हाँ, निसंदेह सत्याग्रह का सबसे जाना माना और केंद्रीय स्तंभ है। लेख साफ करता है कि गांधी जी की अहिंसा की सोच बहुत बहुत व्यापक और गहरी थी। अच्छा। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं थी। ये हर तरह की हिंसा के खिलाफ थी, चाहे वो शरीर से हो, जबान से हो, शब्दों से चोट पहुंचाना या मन से हो, किसी का बुरा सोचना। मन से भी। हाँ, इसमें सीधी हिंसा तो आती ही है, साथ ही छुपी हुई या ढांचागत हिंसा जैसे शोषण करने वाले सिस्टम, वो भी इसके दायरे में हैं, चाहे हिंसा खुली हो या छुपी। गांधी जी के अहिंसा उन सब के खिलाफ एक साफ स्टैंड लेती है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ बाहर से शांत दिखना काफी नहीं है, मन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो अहिंसा का सार है। जैसा लेख बताता है, अहिंसा का मूल मंत्र है अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी के लिए मन में जरा भी दुर्भावना, घृणा या द्वेष न रखना। उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक मन में न लाना। यह सिर्फ बाहरी एक्शन का कंट्रोल नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धि, विचारों और भावनाओं की पवित्रता पर आधारित है। अच्छा। गांधी जी मानते थे कि अगर मन में हिंसा या नफरत होगी तो बाहरी अहिंसा सिर्फ दिखावा या कायरता बन सकती है। सच्ची अहिंसा तो मन, वचन और कर्म तीनों लेवल पर हिंसा के पूरे त्याग से ही मुमकिन है। ये बहुत कठिन साधना है वैसे। विरोधी के लिए भी दुर्भावना न रखना, ये सच में एक बहुत ऊंचा नैतिक स्टैंडर्ड है। इसे अमल में लाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेख में ये भी जिक्र है कि गांधी जी सत्याग्रह को धर्म युद्ध कहते थे। पर जब वो धर्म युद्ध कहते थे तो उनका मतलब क्या था? ये आम लड़ाइयों से अलग कैसे था? हाँ, गांधी जी ने इसे धर्म युद्ध कहा और लेख इस पर भी बात करता है। लेकिन ये शब्द सुनते ही हमारे मन में जो तलवारों और खून खराबे की तस्वीर आती है ना, हाँ बिल्कुल, गांधी जी का धर्म युद्ध उससे बिल्कुल अलग था। ये सत्य और न्याय के लिए, धर्म यानी नैतिक कर्तव्य की स्थापना के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसकी खासियत ये थी कि इसमें हथियारों की कोई जगह नहीं थी। कोई हथियार नहीं। इसके हथियार थे सत्य, प्रेम, आत्मपीड़ा और अहिंसा। इस धर्म युद्ध में झूठ, छल कपट, धोखा या किसी भी तरह की बेईमानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये पूरी तरह नैतिक जमीन पर लड़ा जाने वाला संघर्ष था, जिसमें सत्याग्रही का आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये बाहरी दुश्मन से ज्यादा अपने अंदर की कमजोरियों जैसे डर, नफरत, स्वार्थ, उन पर जीत पाने का युद्ध भी था। अगर ये सत्य और नैतिकता का युद्ध था, तो फिर पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा पर इतना जोर क्यों? लेख कहता है कि सत्याग्रह के सारे प्रयास एकदम पारदर्शी होने चाहिए और हर हिस्सा लेने वाले का सत्य और धर्म के प्रति वफादार होना जरूरी है। इस पारदर्शिता का क्या महत्व था? देखिए, पारदर्शिता तो सत्याग्रह की आत्मा थी, जैसा लेख साफ करता है। गांधी जी का मानना था कि जब आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो छुपाने को कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात। सारे योजनाएं, सारे इरादे, सारे काम खुले होने चाहिए, यहां तक कि विरोधी को भी पता हो कि सत्याग्रही क्या करने वाले हैं और क्यों। अच्छा, विरोधी को भी? हाँ, इससे कई चीजें साबित होती थीं। एक, ये सत्याग्रही के नैतिक बल को दिखाता था कि उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है। दो, ये विरोधी के मन में शक या डर को भी कम करता था क्योंकि सब कुछ सामने था। तीन, ये आंदोलन की नैतिक शुद्धता बनाए रखने में मदद करता था। अगर कुछ छुपाया जाएगा तो उसमें बेईमानियां, झूठ के घुसने का डर रहता है। और इसमें हिस्सा लेने वालों से इतनी ऊंचे नैतिक चरित्र की उम्मीद क्यों थी? क्योंकि सत्याग्रह सिर्फ एक भारी रणनीति नहीं थी, वो एक अंदरूनी अनुशासन भी था। जो इंसान खुद सत्य और धर्म के प्रति वफादार नहीं है, वो सत्य के लिए असरदार तरीके से कैसे लड़ेगा? बात तो सही है। गांधी जी का मानना था, और लेख इस पर जोर देता है, कि सत्याग्रही को आत्मानुशासन, त्याग और कष्ट सहने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्हें अपने गुस्से, डर और पक्षपातों पर काबू पाना सीखना होगा। ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती थी। सच में? और ये वाकई एक जरूरी सवाल उठाता है, जैसा लेख के आखिर में भी इशारा है, कि क्या ऐसे आदर्श स्टैंडर्ड को, जहां विरोधी के लिए भी मन में मैल ना हो और पूरी पारदर्शिता हो, क्या उसे आज की दुनिया के कड़वे और उलझे हुए संघर्षों में हमेशा बनाए रखना मुमकिन है? यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ये दर्शन अपने मानने वालों से कितनी गहरी लगन और आत्मशुद्धि की मांग करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि सत्याग्रह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार या विरोध का तरीका नहीं है, हाँ, बल्कि ये सत्य,
प्रेम और अहिंसा के गहरे दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। हाँ, और ये कोई हवाई सिद्धांत नहीं है। ये उस प्यार और समझ के नियम पर आधारित है जिसे हम अपने सबसे करीबी रिश्तों, अपने परिवारों में महसूस करते हैं। सही। गांधी जी ने उसी अनुभव को पूरी दुनिया में लागू करने का एक बहुत हिम्मत वाला और मौलिक प्रयास किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम सिर्फ एक निजी भावना नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक जबरदस्त ताकत बन सकता है। और इसके मूल में है सत्य पर टिके रहना, लेकिन प्यार और सब्र के साथ। विरोधी को दुश्मन ना मानना, बल्कि उसका दिल बदलने की कोशिश करना, उसके लिए भी मन में बुरा ना सोचना। बिल्कुल। अहिंसा का पालन सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन और जबान से भी करना, और अपने सारे कामों और इरादों में पूरी पारदर्शिता रखना, क्योंकि सच को छुपाने की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत मांग करने वाला पर शक्तिशाली रास्ता है। निश्चित रूप से। और ये सब समझने के बाद एक ख्याल स्वाभाविक रूप से मन में आता है, जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करें। क्या ख्याल? कि आज की दुनिया जो अक्सर बंटवारे, ध्रुवीकरण और फटाफट समाधानों की तरफ भागती दिखती है, हाँ। उसमें सत्याग्रह का ये दर्शन कितना प्रासंगिक है? क्या आज भी व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर बिना किसी दुर्भावना के पूरी तरह अहिंसक रहते हुए सत्य के लिए आग्रह करना और कष्ट सहना मुमकिन है? ये दर्शन अपने मानने वालों से जिस मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक अनुशासन और शुद्धता की उम्मीद रखता है, क्या वो आज की मुश्किल परिस्थितियों में व्यवहारिक है? ये तो बड़ा सवाल है। या फिर ये एक ऐसा ध्रुव तारा है जिसकी तरफ हमें लगातार देखते रहना चाहिए, भले ही हम उस तक पूरी तरह कभी ना पहुंच पाएं, पर वो हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता रहे? इस पर गहरा चिंतन किया जा सकता है। और हमारा मकसद है कि इन अंशों के जरिए सत्याग्रह के जो मूल सिद्धांत हैं और जो उसकी कामयाबी के लिए शर्तें बताई गई हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि सत्याग्रह सिर्फ विरोध का एक तरीका या कोई राजनीतिक चाल नहीं है। हाँ, ये तो एक गहरा नैतिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक दर्शन भी है। सही कहा। और ये समझने के लिए कि भाई एक सत्याग्रही में क्या गुण होने चाहिए और सत्याग्रह खुद कैसे सफल होता है, इन विचारों को बारीकी से देखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम ये शब्द सुनते तो हैं सत्याग्रह, पर शायद उसके पीछे की जो पूरी सोच है वो कई बार पकड़ में नहीं आती। जी। तो चलिए इन अंशों की परतों को जरा खोलते हैं। सबसे पहला बिंदु जो ध्यान खींचता है वो है सत्याग्रही का अपने उद्देश्य के प्रति गहरा ज्ञान और अटूट निष्ठा। अब ये तो सुनने में लगता है कि किसी भी काम के लिए जरूरी है ना? जैसे कोई परीक्षा हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। सही है। पर सत्याग्रह के मामले में ये इतना खास क्यों है? देखिए, यहाँ खासियत इस बात में है कि ये ज्ञान और निष्ठा सिर्फ ऊपरी या सतही नहीं हो सकती। अच्छा। सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही, एक्शन लेने से पहले, सत्याग्रही को न सिर्फ अपने लक्ष्य की पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, बल्कि उस लक्ष्य की सच्चाई और आप कहें तो न्याय संगतता में उसका अटूट गहरा विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास। हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक मजबूत सोचा समझा संकल्प है। उसे पता होना चाहिए कि रास्ता कठिन होगा, मुश्किल होगा, शायद बहुत लंबा भी खिंचेगा जी। और यही जो अंदर की स्पष्टता है और विश्वास है, वही उसे डगमगाने नहीं देगी। ये वो नींव है, समझ लीजिए, जिस पे पूरी इमारत टिकेगी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक अंदरूनी प्रतिबद्धता है, एक मजबूत इरादा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिबद्धता। अब अगला विचार तो और भी ध्यान खींचता है, वो ये कि सत्याग्रही को प्रेम, सद्भावना और उत्साह का माहौल बनाना चाहिए, डर या आतंक का नहीं। अब जब हम विरोध प्रदर्शनों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? तनाव, गुस्सा, टकराव। हाँ, वही तस्वीरें आती हैं, है ना? तो ये प्रेम और सद्भावना वाली बात तो बिल्कुल उल्टी लगती है। और यही सत्याग्रह की आत्मा है, आप कह सकते हैं उसकी सबसे अनोखी शक्ति। अच्छा। हाँ, देखिए, पारंपरिक संघर्षों का लक्ष्य क्या होता है? अक्सर विरोधी को डराना, दबाना या बस हरा देना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सत्याग्रह का लक्ष्य विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, उसे सत्य का एहसास कराना है। हृदय परिवर्तन। जी। अब आप किसी को डराकर या धमकाकर उसका दिल तो नहीं जीत सकते, है ना? बिल्कुल। उसका मन नहीं बदल सकते। नहीं। तो प्रेम और सद्भावना का माहौल बनाने से एक ऐसी, आप कहिए, नैतिक ऊर्जा पैदा होती है जो विरोधी के मन पर असर करती है, नहीं, बिल्कुल। उसे सोचने पर मजबूर करती है। और उत्साह इसलिए जरूरी है ताकि मुश्किल हालात में भी आशा बनी रहे, सकारात्मकता रहे।
तो ये माहौल बनाना सिर्फ कोई रणनीति नहीं है, ये सिद्धांत का पालन है। ये हृदय परिवर्तन वाली बात बहुत गहरी है और शायद इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है कि अगर मन में दुर्भावना हो या द्वेष हो तो सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि जो खुद को कमजोर या असहाय समझते हैं वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि सत्याग्रही को अंदर से बहुत मजबूत और नैतिक रूप से साफ होना चाहिए? बिल्कुल। सत्याग्रही की लड़ाई वो बाहर होने से ज्यादा पहले अंदर होती है। अच्छा। मन में दुर्भावना या घृणा रखना ये तो सत्याग्रह के मूल सिद्धांत सत्य और प्रेम के ही खिलाफ है। हाँ, ये तो है। अगर सत्याग्रही खुद ही नफरत से भरा होगा तो वो प्रेम से हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा? उसका अपना आचरण उसके लक्ष्य से मेल खाना चाहिए ना। सही बात है। और खुद को कमजोर समझना भी वो एक तरह की मानसिक हार है पहले ही। सत्याग्रही को अपनी आत्मिक शक्ति पर, सत्य की शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। उसे ये मानना होता है कि भले ही वो संख्या में कम हो या साधनों में कमजोर दिखे, नैतिक बल उसके साथ है। और इसी आंतरिक शक्ति को बनाने के लिए शायद वो रोज सुबह प्रण लेने वाली बात कही गई है। हाँ, वो रोज का प्रण। कि किसी इंसान से, सत्ता से या हालात से नहीं डरना सिवाय ईश्वर के। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, पर शायद इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता होगा। निश्चित रूप से बिल्कुल होता है। ये प्रण एक तरह का, आप कहिए, मानसिक अभ्यास है, आत्मबल बढ़ाने का तरीका है। अच्छा। रोज खुद को याद दिलाना कि भाई डरने की कोई वजह नहीं है सिवाय एक परम शक्ति के प्रति जवाबदेही के। अब उसे आप ईश्वर कहें या सत्य का सर्वोच्च सिद्धांत समझें, ये मन से भय को निकालता है। हाँ। और जब इंसान का डर निकल जाता है तभी तो वो निडर होकर सच बोल सकता है, अन्याय का सामना कर सकता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो ये आध्यात्मिक साधना भी है और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का स्रोत भी। तो ये आंतरिक शुद्धि और निडरता, ये सत्याग्रही के चरित्र का आधार बन गए। जी। आगे कहा गया है कि किसी के प्रति दुर्भावना न रखना, अन्याय न करना और असत्य पर सत्य से विजय पाना। यहाँ ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगी कि सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं करना है, बल्कि खुद भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी बिंदु है। ये सत्याग्रह के नैतिक आयाम को और साफ करता है। कैसे? देखिए, सत्याग्रही सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ता, वो न्याय के सिद्धांत के लिए लड़ता है। अच्छा। इसलिए वो खुद अन्याय या असत्य का सहारा नहीं ले सकता, कभी नहीं, चाहे उसका मकसद कितना भी नेक क्यों न हो। साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना जरूरी माना गया है इसमें। हाँ, ये सुना है। लक्ष्य सिर्फ अपनी जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां अन्याय और असत्य की जगह सत्य और न्याय हो, और जिससे सबका भला हो, सबके दुख दर्द मिटे। ये एक बहुत ऊंचा नैतिक मापदंड है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आते हैं उस बिंदु पर जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगता है, या कहें कि चुनौतीपूर्ण। कौन सा? कि निडरता इतनी होनी चाहिए कि प्रतिद्वंदी पर भी भरोसा किया जा सके। हाँ, ये वाला। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर वो 20 बार धोखा दे तो 21वीं बार भी उस पर विश्वास करना चाहिए। हाँ। क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये भोलापन नहीं कहलाएगा या मूर्खता? देखिए, ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर आज की दुनिया में जहां भरोसा, आप जानती है, कितना कीमती और नाजुक बन गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सत्याग्रह के नजरिए से देखें तो ये भोलापन नहीं है, ये है मानव स्वभाव में अटूट आस्था का चरम बिंदु। मानव स्वभाव में आस्था। हाँ, ये इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी दबा हुआ क्यों ना हो, अच्छाई और सत्य के प्रति एक खिंचाव मौजूद होता है। 20 बार धोखा खाने के बाद 21वीं बार भरोसा करना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्याग्रही हार नहीं मान रहा है, वो विरोधी की इंसानियत को जगाने की कोशिश लगातार कर रहा है। अच्छा। और ये एक तरह से विरोधी पर नैतिक दबाव भी डालता है। हाँ, ये बेहद मुश्किल है, शायद सबसे मुश्किल, लेकिन ये सत्याग्रह के सिद्धांत की पराकाष्ठा है। ये विश्वास कि अंत में सत्य और प्रेम की ही जीत होगी। ये व्यवहारिक शायद न लगे, पर यह सत्याग्रह की नैतिक शक्ति का स्रोत है। ये दिखाता है कि सत्याग्रही अपने सिद्धांतों पर कितना अड़े गए। इस अटूट विश्वास के साथ साथ एक और गुण बताया गया है, अपने विचारों को हमेशा खुला रखना। हाँ। अटूट विश्वास और दूसरी तरफ अपने ही विचारों पर सवाल उठाने की तैयारी। नहीं, ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी संतुलन है। संतुलन? हाँ, देखिए, अटूट विश्वास होना चाहिए सत्य के मूल सिद्धांत पर और अपने लक्ष्य की न्याय संगतता पर। ठीक है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो तरीके हैं, या जो हमारी अपनी समझ है, या जो रणनीतियां हैं, उनको लेकर हठधर्मी नहीं होना चाहिए। अच्छा। सत्याग्रह क्या है? सत्य की खोज की एक यात्रा है।
हो सकता है कि सत्य के किसी पहलू को हम पूरी तरह न समझ पाए हों या हमारा तरीका शायद सबसे अच्छा ना हो। इसलिए दूसरों की सुनना, आलोचना को स्वीकार करना और अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करना ये बौद्धिक ईमानदारी है और प्रगति के लिए अनिवार्य भी। ये दिखाता है कि सत्याग्रही सत्य का कोई ठेकेदार नहीं है, बल्कि वो एक साधक है। बहुत खूब कहा आपने। ये संतुलन वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन अंशों में एक जगह सत्याग्रह को स्वतंत्रता के राह पर सफलता के लिए पहला और आखिरी उपाय बताया गया है। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब है कि कोई और रास्ता है ही नहीं या हो ही नहीं सकता? इस कथन का वजन समझिए जरा। ये कह रहा है कि अगर आप सच्ची, स्थायी और नैतिक आधार पर टिकी हुई स्वतंत्रता चाहते हैं या कोई भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, हाँ, तो सत्य और अहिंसा का मार्ग ही एकमात्र सही रास्ता है। एकमात्र। हाँ, देखिए, हिंसा से, छल से या असत्य के बल पर मिली जीत शायद तात्कालिक सफलता दे दे, कुछ समय के लिए। हाँ, लेकिन वो ना तो टिकाऊ होगी, न ही उससे वास्तविक न्याय या स्वतंत्रता मिलेगी। वो अपने पीछे क्या छोड़ेगी? कड़वाहट, बदले की भावना। सही बात। इसलिए इस नजरिए से सत्याग्रह महज एक विकल्प नहीं है। ये नैतिक रूप से अनिवार्य और व्यावहारिक रूप से सबसे स्थायी समाधान लाने वाला पहला और अंतिम उपाय है। ये साधन और साध्य की एकता पर जोर देता है। ये तो हुए सत्याग्रही के गुण और सिद्धांत। अब जरा बात करते हैं सत्याग्रह की सफलता की शर्तों की। जी। इन अंशों में 2 मुख्य शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त तो फिर से वही दोहराई गई है कि विरोधियों के प्रति मन में कोई घृणा या दुर्भावना न होना। हाँ, ये फिर से आया है। जी, इस पर इतना जोर क्यों है बार बार? इसका दोहराव इसके महत्व को ही रेखांकित करता है। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, ये सफलता के लिए एक व्यावहारिक शर्त है। अच्छा, व्यावहारिक। जी हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, सत्याग्रह का लक्ष्य क्या है? हृदय परिवर्तन। हाँ, अब घृणा और दुर्भावना, ये इस लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपके मन में ही विरोधी के लिए नफरत है, तो आप उसकी इंसानियत को कैसे देख पाएंगे? आप उससे संवाद कैसे कर पाएंगे? आप उसे सत्य का एहसास कैसे करा पाएंगे? नफरत तो आपकी अपनी सोच को भी धुंधला कर देती है, आपकी नैतिक शक्ति को कमजोर करती है। सही है। प्रेम और सद्भावना ही वो पुल हैं जो विरोधी के दिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मन की ये शुद्धता सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। और दूसरी शर्त है कि जिस सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है वो समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और साथ ही सत्याग्रही को अपने उद्देश्य के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। इसका थोड़ा विस्तार से क्या मतलब है? देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब सीधा है कि सत्याग्रह का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का निजी लाभ नहीं हो सकता, नहीं, या किसी छोटे समूह का स्वार्थ या कोई संकीर्ण हित साधना नहीं हो सकता। ठीक है। वो सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के बड़े हिस्से का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, उनका कल्याण हो, उन्हें सुख मिले। ये शर्त सत्याग्रह को एक नैतिक आधार देती है और एक व्यापक स्वीकार्यता भी। जब लोग देखते हैं कि भाई लड़ाई सबके भले के लिए है, तो उन्हें जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा हिस्सा, हर समय तैयार रहना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि शारीरिक कष्ट झेलने को तैयार रहो। अच्छा। नहीं, इसमें मानसिक दृढ़ता, नैतिक बल, असीम धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण शामिल है। सब कुछ। हाँ, सत्याग्रह अक्सर एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष होता है। इसमें निराशा के क्षण आ सकते हैं, दमन का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। ऐसे में सत्याग्रही को मानसिक और नैतिक रूप से हर चुनौती का सामना करने, हर बलिदान देने और लगातार प्रयास करते रहने के लिए तैयार रहना होता है। ये तैयारी एक दिन में नहीं आती, ये निरंतर साधना से विकसित होती है। तो इन अंशों पर हमारी इस पूरी चर्चा से जो एक तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये है कि सत्याग्रह महज एक बाहरी क्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके मूल में है सत्य के प्रति अडिग निष्ठा, अहिंसा, जो सिर्फ मारकाट न करना नहीं बल्कि वो सक्रिय प्रेम है, सद्भावना है, क्षमा है। हाँ, सक्रिय प्रेम। फिर निडरता, इतनी कि सिर्फ परम सत्य का ही भय हो। विरोधी की इंसानियत में भी गहरा विश्वास रखने का वो असाधारण साहस। अपनी समझ को लगातार बेहतर बनाने की बौद्धिक ईमानदारी। और इन सब का संचालन करने वाला सिद्धांत व्यापक समाज कल्याण। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। बिल्कुल यही। ये स्पष्ट है कि सत्याग्रह एक बहुत ही ऊंची मांग करने वाला मार्ग है।
हाँ, लग तो रहा है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने का आंदोलन नहीं है, ये पहले खुद को बदलने की, अपने चरित्र को मजबूत करने की एक आंतरिक यात्रा भी है। आंतरिक यात्रा। जी, ये सिद्धांत सत्याग्रही से असाधारण नैतिक अनुशासन मांगते हैं, आत्मनियंत्रण मांगते हैं, धैर्य और विश्वास की अपेक्षा रखते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये साहस और साधना का पथ है। ये पूरी बातचीत मुझे लगता है उन सभी के लिए बेहद उपयोगी होगी जो सत्याग्रह को सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ी एक घटना मानते हैं या सिर्फ विरोध का एक तरीका। सतही तौर पर। हाँ, ये समझना कि इसके पीछे इतनी गहरी नैतिक, आध्यात्मिक और जैसा आपने कहा व्यवहारिक जड़ें भी हैं, ये इसके महत्व को और बढ़ा देता है। ये वाकई चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी है। बिल्कुल। और अंत में यह अंश हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं। क्या? आज की दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, हाँ। या समाज अक्सर अलग अलग खेमों में बटा हुआ नजर आता है और संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सत्याग्रह के ये मूल सिद्धांत, खासकर वो विरोधी पर अटूट विश्वास रखने वाली बात और असीम धैर्य रखने जैसी शर्तें, क्या ये व्यावहारिक रूप से पालन की जा सकती हैं? और जब हर समूह अपने ही सत्य को अंतिम मान रहा हो, तब वो बहुजन हिताय वाला, सबके कल्याण वाला साझा सत्य कैसे खोजा जाए और उस पर सहमति कैसे बने? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज के संदर्भ में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वे सत्याग्रही सिद्धांत और आचार संहिता के कुछ विचार रखते हैं। आज की इस बातचीत का मकसद है सत्याग्रह की जड़ों तक पहुंचना। ये असल में है क्या, कौन इसे अपना सकता है और इसका लक्ष्य क्या होता है। साथ ही हम उन नैतिक और व्यावहारिक नियमों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो एक सत्याग्रही के लिए जरूरी माने गए हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस विषय की परतें खोलते हैं। शुरुआत में ही ये स्रोत बताते हैं कि सत्याग्रह आमतौर पर वही लोग अपनाते हैं जो किसी अन्याय या पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्याग्रह का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो गलत कर रहा है उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए, उसके अंदर न्याय की भावना को जगाया जाए। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि सत्याग्रह की कामयाबी किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं करती। यस। ये इस बात पर टिकी है कि जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं वो खुद उसके समाधान के लिए कितना संघर्ष करने को तैयार हैं। यानी उनके सीधे सहयोग के बिना मुश्किल है। हाँ, उनके सीधे या परोक्ष सहयोग के बिना सच को स्थापित करना मुश्किल है। अच्छा, तो अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे, मतलब सत्याग्रही बनना चाहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्रोत एक पूरी आचार संहिता, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं। इसमें सबसे पहली बात कही गई है ईश्वर में अटूट विश्वास। ये थोड़ा चौंकाता है। क्या ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है? देखिए, ये एक गहरा सवाल है। स्रोतों के हिसाब से देखें तो यहाँ ईश्वर में विश्वास का मतलब शायद किसी खास धर्म से ज्यादा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में अटूट यकीन रखना है। अच्छा, सत्य और अहिंसा में यकीन। हाँ, विचार ये है कि जब सत्याग्रही कष्ट सहता है तो उसकी पीड़ा वो दूसरों में मानवीय संवेदना जगाती है और सत्य और प्रेम की शक्ति को सामने लाती है। ये सिर्फ कोई बाहरी दिखावा नहीं है, नहीं। ये एक गहरी आंतरिक आस्था की बात है। यही विश्वास उसे मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत देता है असल में। तो ये विश्वास ही उसकी बुनियाद है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और इसके साथ ही जीवन में सादगी अपनाने की बात भी कही गई है। आडंबर मतलब दिखावे से दूर रहना और अपने मकसद के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहना। सही। यहाँ तक कि खादी पहनना और सूत काटना भी जरूरी बताया गया है। ये बातें आज के जमाने में थोड़ी अलग लग सकती हैं, क्यों? हाँ, लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं। लेकिन देखिए, ये बाहरी चीजें जैसे खादी पहनना या सूत काटना, वो उस जमाने के संदर्भ में शायद आत्मनिर्भरता और सादगी के प्रतीक थे। अच्छा। पर इनका गहरा मतलब है आंतरिक अनुशासन और विचारों की स्पष्टता। जब आप बाहरी चीजों की तरफ कम ध्यान देते हैं तो अपने असली मकसद पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। फोकस। हाँ, फोकस। इसी अनुशासन का एक और पहलू है नशे वाली चीजों से पूरी तरह दूर रहना। स्रोत कहते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि सत्याग्रही अपने उद्देश्य से भटके नहीं। तो ये बाहरी नियम असल में मन को साधने के तरीके हुए। एक तरह से हाँ। और इसी से जुड़ा है नियमों का पालन करना और अनुशासन में रहना। ये तो खैर किसी भी संगठित प्रयास के लिए जरूरी होता ही है। बिल्कुल। यहाँ अनुशासन का मतलब सिर्फ आदेश मानना नहीं है,
बल्कि सामूहिक लक्ष्य के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पीछे रखना है। ये दिखाता है कि सत्याग्रही अपने मकसद के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शायद विरोधाभासी लगने वाली बात भी है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत कहते हैं कि सत्याग्रह में पहले से पूरी योजना बनाकर संघर्ष करना ठीक नहीं माना जाता है? ये तो अजीब है। हम तो हर काम प्लानिंग से करने के आदी हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है। बिल्कुल। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिना योजना के कोई संघर्ष कैसे सफल हो सकता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं? ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक आध्यात्मिक सोच है। अच्छा। शायद ये माना जा रहा है कि जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। सत्याग्रही खुद को सत्य का एक माध्यम मानता है और ये विश्वास रखता है कि आगे क्या करना है इसका मार्गदर्शन उसे सही समय पर मिलेगा। मतलब हालात के हिसाब से चलना। हाँ, ये एक तरह से हालात के प्रति बहुत सजग और लचीला रहने की बात भी है, पहले से बनी बनाई योजनाओं में बंधने की बजाय। अच्छा, तो ये योजना ना बनाना भी एक तरह की तैयारी है। ज्ञात का सामना करने की तैयारी कह सकते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि सत्याग्रह की कोई तय समय सीमा नहीं होती। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। सत्याग्रही को ये मानकर चलना होता है कि संघर्ष लंबा खिंच सकता है, उसे अनिश्चित काल तक कष्ट सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अनिश्चित काल तक? हाँ, इसमें हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई मानी जाती है और सत्य की अंततः जीत होती है, ऐसा विश्वास रखा जाता है। ये धीरज और सहन शक्ति की, आप कह सकते हैं, चरम परीक्षा है। ये तो बहुत बड़ी मानसिक दृढ़ता की मांग करता है, वाकई। और यहाँ एक और बात कही गई है जो हौसला देती है कि सत्याग्रह की सफलता संख्या बल पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी एक अकेला सच्चा सत्याग्रही भी काफी हो सकता है। हाँ, ये विचार सत्याग्रह के मूल तत्व को दर्शाता है। ये शक्ति का एक अलग ही रूप है जो भीड़ या हथियारों से नहीं आता, बल्कि नैतिक बल और चरित्र की दृढ़ता से आता है। एक व्यक्ति जिसका इरादा पक्का है, जो सत्य और अहिंसा पर टिका है, वो अकेले ही बदलाव की चिंगारी जला सकता है। ये गुणवत्ता ही असली ताकत है। और इसी दृढ़ता का अगला पड़ाव है किसी भी हालत में समर्पण न करना। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि न तो पीड़ा के कारण झुकना है, न ही बंदूक यानी ताकत के डर से। ये तो बहुत कठिन रास्ता है। निस्संदेह ये सत्य को पाने का एक अथक, न रुकने वाला प्रयास है, निश्चय है। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत की बात नहीं, बल्कि नैतिक साहस की भी बात है। जब आप मानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, तो बाहरी दबाव या तकलीफ आपको डिगा नहीं सकती। ये हार न मानने का अटूट संकल्प है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। इतना कष्ट सहने और इतनी दृढ़ता दिखाने का आखिर हासिल क्या है? मतलब अगर बाहरी जीत हार महत्वपूर्ण नहीं, तो फिर प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि इस रास्ते पर चलने का इनाम बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आंतरिक कैसे? वो कहते हैं कि महान दीनता, धैर्य और विश्वास, ये गुण ही अपने आप में प्रतिफल हैं। ये जो आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है ना, सत्य पर टिके रहने से, वही सबसे बड़ा इनाम है। अच्छा। एक तरह से ये यात्रा खुद ही मंजिल बन जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी प्रक्रिया ही परिणाम है? हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन क्या इसका कोई बाहरी प्रभाव भी होता है समाज पर? बिल्कुल होता है, जरूर होता है। स्रोत इसे एक ऐसी शक्ति बताते हैं जो भले ही शांति से धीरे धीरे काम करती है, लेकिन दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जो इतने सीधे तौर पर असर डालती हो। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, धीमा और शांत, फिर भी सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष। हाँ, विरोधाभासी लग सकता है, पर यह धीरे धीरे दिलों को बदलती है, विचारों को बदलती है। और इसकी एक और खासियत बताई गई है, ये शालीन है, ये कभी जख्म नहीं देता। यानी इसमें क्रोध या द्वेष की कोई जगह नहीं है। जल्दबाजी या कड़वी भाषा से सत्याग्रह नहीं हो सकता। इसे हिंसा का सबसे अच्छा जवाब कहा गया है। हाँ, ये अहिंसा का बहुत व्यापक रूप है। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। अच्छा। इसमें मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर हिंसा से बचना शामिल है। कड़वे बोल, नफरत भरे विचार, ये सब सत्याग्रह के रास्ते में बाधा हैं। ये सामने वाले के प्रति भी सम्मान और प्रेम बनाए रखने की बात करता है, भले ही आप उसके कामों का विरोध कर रहे हो। ये नफरत को प्रेम से जीतने का प्रयास है असल में। लेकिन अगर सत्याग्रही इतना शांत और अहिंसक है, तो क्या उसे हमेशा बचाव की मुद्रा में ही रहना होता है, डिफेंसिव? नहीं, यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन की बात कही गई है। अच्छा, संतुलन। हाँ, सत्याग्रही को संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन साथ ही उसे शांति के लिए भी उतना ही उत्सुक रहना चाहिए। तैयार भी और उत्सुक भी। हाँ, अगर शांति या समझौते का कोई सही मौका आता है तो उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये दिखाता है कि सत्याग्रह का असली मकसद टकराव बढ़ाना नहीं है, बल्कि अन्याय को खत्म करके शांति और न्याय स्थापित करना है। संघर्ष एक साधन है, साध्य नहीं। समझ गई। और ये संघर्ष रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहता है। सत्याग्रह को प्रगतिशील बताया गया है। हाँ, प्रगतिशील। कहा गया है कि एक बार शुरू होने पर इसका असर गहरा होता जाता है और पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसे आत्मा की आवाज के प्रदर्शन की सबसे असरदार ताकत कहा गया है। हाँ, ये एक लहर की तरह है। एक सही कदम, एक सच्चा प्रयास दूसरों को प्रेरित करता है और धीरे धीरे बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा कर सकता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इसकी शक्ति धीरे धीरे जमा होती है और फैलती जाती है। स्रोत इसकी तुलना सूरज से भी करते हैं। जैसे सूरज हर रोज निकलता है, रोशनी फैलाता है, जीवन देता है हाँ, और शांति और सुख का एहसास कराता है, वैसे ही सत्याग्रह भी समाज में सत्य और न्याय का प्रकाश फैलाता है। ये उपमा बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। ये उपमा सत्याग्रह की निरंतरता, उसकी जीवन देने वाली शक्ति और उसके सकारात्मक प्रभाव को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जैसे सूरज चुपचाप अपना काम करता है और अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही सत्याग्रह बिना शोर शराबे के अपनी नैतिक शक्ति से अन्याय और असत्य को मिटाने का प्रयास करता है। ये एक रचनात्मक शक्ति है, विनाशक नहीं। तो इन सभी बातों को मिला के देखें तो सत्याग्रह का सार क्या है? इसका कुल मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि सत्याग्रह महज चुपचाप विरोध करना या निष्क्रिय रहना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग शायद समझ सकते हैं। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सक्रिय, सीधी और शक्तिशाली कार्रवाई का तरीका है। हाँ, ये शारीरिक रूप से आक्रामक नहीं है, लेकिन नैतिक और आत्मिक रूप से ये बहुत मजबूत है। इसके जरिए लगातार और एकाग्रता से संवैधानिक अधिकारों या न्याय की मांग की जा सकती है। ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना और शांति से अपना पक्ष रखने का एक असरदार तरीका है। लेकिन सबसे बढ़कर, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ एक बाहरी तकनीक या कोई राजनीतिक चाल नहीं है। ये व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों, उसके धैर्य, उसकी सच्चाई, उसकी सहनशीलता, उसकी प्रेम की क्षमता, इनका प्रदर्शन है। अंदर की ताकत का प्रदर्शन। हाँ, ये अंदर से शुरू होता है और बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये व्यक्ति और समाज दोनों के गहरे परिवर्तन का एक जरिया है। आज हमने सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों और एक सत्याग्रही के लिए बताए गए नियमों के ताने बाने को समझने की कोशिश की। ये वाकई एक गहरा विषय है जो सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके की बात करता है। बिल्कुल, हमने देखा कि ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें गहरी आंतरिक प्रतिबद्धता, खुद पर कड़ा अनुशासन, त्याग करने की हिम्मत और सत्य एवं अहिंसा में अटूट विश्वास चाहिए। ये एक ऐसी शक्ति है जो बाहर से भले ही शांत और धीमी लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी हो सकता है। ठीक उस सूरज की तरह जो बिना आवाज किए पूरी दुनिया को रोशन करता है और जीवन देता है। और इस बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की दुनिया बहुत तेज रफ्तार है, हमें तुरंत नतीजे चाहिए और अक्सर खुलकर टकराना ही ताकत की निशानी माना जाता है। ऐसे में क्या सत्याग्रह के सिद्धांत, धीरज, अहिंसा, खुद कष्ट सहकर दूसरे का दिल जीतना आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? सोचने वाली बात है। क्या आज के दौर में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या समाज का बड़ा मंच, इन सिद्धांतों को अपनाने और उन पर अमल करने की कोई वास्तविक गुंजाइश या जरूरत महसूस होती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे पास एक स्रोत है, सत्याग्रह, सिद्धांत और विधियां, जिससे हम जानकारी ले रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि सत्याग्रह के अलग अलग तरीके क्या थे, उनका मकसद क्या था और उन्हें अमल में कैसे लाया जाना था। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि ये मानवीय संकल्प और नैतिक बल की एक गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये तरीके जो देखिए एक सदी पहले बने, आज भी कितने प्रासंगिक हो सकते हैं। हम सिर्फ तकनीकों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे जो सोच थी, जो दर्शन था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए इस स्रोत के साथ सत्याग्रह की दुनिया में उतरते हैं। जी। तो स्रोत बताता है कि सत्याग्रह की कोई 8 मुख्य पद्धतियां थीं।
पहली विधि से शुरू करते हैं, आग्रह या दबाव। ये सुनने में तो काफी कोमल लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर इसकी कोमलता थोड़ी भ्रामक हो सकती है। देखिए, इसका लक्ष्य सीधे विरोधी के हृदय पर असर करना है। अच्छा। लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें एक तरह का हृदय परिवर्तन लाने के लिए। बल का प्रयोग तो इसमें बिल्कुल मना है। हाँ, उद्देश्य है सामने वाले की आत्मा में, उसकी सोच में बदलाव लाना, ताकि वो गलत काम करना बंद कर दे। इसमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ दिखती है। विरोधी को डराना नहीं है, उसे बदलना है। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर भी देता है कि सत्याग्रही को अडिग रहना होगा, कष्ट सहना होगा और विरोधी को प्रेम से जीतना है, ना कि मतलब ताकत से झुकाना। बिल्कुल। यहाँ तक लिखा है कि अगर हम अपनी मुश्किलों और उनके कारणों को सही से समझ लें तो दुनिया के 3/4 दुख शायद खत्म हो जाएं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, और यही चीज आत्मपीड़ा के सिद्धांत से जुड़ती है। अच्छा, आत्मपीड़ा। हाँ, मतलब सत्याग्रही खुद कष्ट उठाकर विरोधी की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करता है। ये मानना कि अहिंसक संघर्ष से घृणा और कड़वाहट को पिघलाया जा सकता है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था उस समय। सही बात है। और ये यूं भी दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान भी बिना हथियार के एक बड़ी ताकतवर सत्ता के अन्याय को चुनौती दे सकता है, और वो भी उसके सम्मान या आत्मा को ठेस पहुंचाए बिना। बिल्कुल। अब अगली विधि पर आते हैं, उपवास। गांधी जी ने तो इसका बहुत इस्तेमाल किया। जी हाँ। ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ, हरिजन हितों के लिए, सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए भी, और यहाँ तक कि मिल मजदूरों के लिए भी 3 दिन से लेके 21-21 दिन तक के उपवास, ये तो मतलब असाधारण है। बिल्कुल। उपवास को सत्याग्रह के शस्त्रागार का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार माना गया, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सबके लिए नहीं था। अच्छा, क्यों? इसके लिए ईश्वर में बहुत गहरी आस्था, जबरदस्त आत्मबल, सहनशीलता और क्रोध पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी था। स्रोत इसे सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा अभिनव अस्त्र कहता है। गांधी जी ने तो साफ कहा था कि जो व्यक्ति अहिंसा के नियमों का पालन नहीं कर सकता, उसे उपवास नहीं करना चाहिए। ये एक तरह की कठिन साधना थी। स्रोत में वैधानिक और अवैधानिक उपवास का भी जिक्र है। इसमें क्या फर्क है? हाँ, फर्क बताया गया है। जैसे अगर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, मान लीजिए पैसे ऐंठने के उद्देश्य से उपवास करे, तो वो अनैतिक है। वो एक तरह का बल प्रयोग हुआ। अच्छा। गांधी जी ने तो इसे लूट तक की संज्ञा दी थी। अरे बाप रे। हाँ, तो मतलब नियत बहुत महत्वपूर्ण है। जनहित में किया गया उपवास सराहनीय है, पर स्वार्थी या दबाव बनाने वाला उपवास अवैधानिक। ये भी कहा गया है कि उपवास एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ईश्वर को एक पुकार है, और ये तब शुरू होती है जब आपकी तर्क शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट हुआ, अंतिम उपाय। हाँ बिल्कुल, इसे अंतिम सहायता माना गया जब सारे दूसरे उपाय फेल हो जाए। इसमें दिखावे की, नकल की कोई जगह नहीं। यहाँ तक कि मृत्यु तक उपवास का भी जिक्र है, जिसे एक बेहद प्रभावशाली लेकिन उतना ही खतरनाक शस्त्र बताया गया। इसके लिए पूरी आत्मशुद्धि और मृत्यु का सामना करने की तैयारी चाहिए। स्रोत में ईसा मसीह का उदाहरण भी दिया गया है, ये बताने के लिए कि ये आत्मत्याग कितना गहरा हो सकता है। ये तो उपवास की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ भूख हड़ताल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये आत्म बलिदान का एक रूप था, जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी से ही किया जाना था। अब बात करते हैं असहयोग की। गांधी जी इसे एक शक्तिशाली और शुद्ध औजार मानते थे, और इसके लिए भी आत्मा का शुद्ध होना जरूरी था। जी। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र को महान बनने के लिए नागरिकों में आत्मसंयम और अहिंसक तरीके से संगठित होने के गुण होने चाहिए। देखिए, असहयोग का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है कि किसी को भी दूसरों की गलती में, अन्याय में सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ। गुलामी एक अभिशाप है और आजादी सबके सहयोग से ही मिलती है। असहयोग का लक्ष्य विरोधी को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके विरोध को, अन्याय को खत्म करना है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये रिश्तों को तोड़ना नहीं, बल्कि उनका शुद्धिकरण करना है। स्रोत में एक दावा भी है कि भारत ने स्वतंत्रता असहयोग के जरिए ही हासिल की, हिंसा से नहीं।
ये थोड़ा मतलब इस पर शायद अलग अलग विचार हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इतिहासकार इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी का ये गहरा विश्वास था, ये इस विचार पर आधारित था कि कोई भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था बिना लोगों के सहयोग के टिक ही नहीं सकती। सही बात है। अगर लोग सहयोग करना बंद कर दें तो वो व्यवस्था अपने आप ढह जाएगी। तो असहयोग को सत्य और न्याय के जरिए प्रतिद्वंदी का सहयोग पाने का एक अचूक तरीका माना गया। असहयोग से ही जुड़ा हुआ लगता है बहिष्कार। जी बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये तरीका भारतीय समाज के लिए नया नहीं था, जैसे पंचायतों द्वारा जाति या परिवार से बाहर कर देना। हाँ, वो एक पुरानी और काफी कष्टदायी सजा मानी जाती थी। गांधी जी ने इसी पुराने तरीके को बहिष्कार को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए इस्तेमाल किया। किन चीजों का बहिष्कार हुआ मुख्य रूप से? मुख्य तौर पर 3 ब्रिटिश संस्थाओं का जिक्र है: विधानसभाएं, अदालतें और सरकारी शिक्षण संस्थान। और इसके विकल्प के तौर पर क्या था? विकल्प था स्वदेशी, यानी विदेशी चीजों को छोड़ो और घर में बनी, देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करो। इससे उन छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बड़ा सहारा मिला जिन पर लाखों गरीब लोगों की रोजी रोटी टिकी थी। स्रोत इस तर्क को भी खारिज करता है कि बहिष्कार से बहुत लोगों का नुकसान होगा। वो इसे स्वदेशी की एक संकीर्ण मतलब तंग सोच बताता है। और इसका असर कैसा रहा? असर जबरदस्त हुआ, जैसा स्रोत बताता है। कांग्रेसियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, हजारों छात्र शिक्षक आंदोलन में कूद पड़े, लाखों लोगों ने विदेशी सामान खरीदना बंद कर दिया और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वाकई एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। हाँ, इसने अंग्रेजी हुकूमत पर आर्थिक दबाव तो डाला ही, साथ में एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। और इसने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को भी बहुत मजबूत किया। बहिष्कार तो हुआ, व्यवस्था से असहयोग का एक तरीका। फिर है सविनय अवज्ञा। ये क्या था? सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस। ये सीधे सीधे अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने का तरीका था। अच्छा। गांधी जी इसे एक स्वस्थ और असरदार संवैधानिक आंदोलन मानते थे, पर इसमें 2 शर्तें बहुत जरूरी थी। पहली, ये पूरी तरह अहिंसक हो। दूसरी, इसका मकसद दुश्मन को नीचा दिखाना या धोखा देना ना हो। इसमें जोखिम की भी बात है शायद। हाँ बिल्कुल। सोत में एक वाक्य है, जीवन में यदि संकट या जोखिम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। वाह। तो इसे एक पवित्र कार्य माना गया जिसे विवेकपूर्ण ढंग से और शुद्ध आत्मा से किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सही, गलत, पाप, पुण्य की गहरी समझ जरूरी थी। और सबसे अहम बात जो बार बार दोहराई गई, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक। आंदोलन तभी टिक सकता है जब वो पूरी तरह अहिंसक हो। बिल्कुल। अब आते हैं धरना पर। ये बड़ा दिलचस्प है कि गांधी जी पारंपरिक धरने को, मतलब किसी के दरवाजे पर बैठ जाने को, क्रूर और कायरतापूर्ण मानते थे। हाँ, अब ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। उनका मानना था कि इस तरह किसी के घर के सामने बैठ जाने से विरोधी पर एक गैर जरूरी अनुचित दबाव पड़ता है और ये एक तरह से हिंसक काम जैसा है। तो फिर सत्याग्रह वाला धरना कैसा था? उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि लोगों को शांतिपूर्वक काम करने से रोकना ताकि विरोधी पर एक स्वस्थ दबाव बने, वो ज्यादा सही है। स्रोत खास तौर पर महिलाओं का उदाहरण देता है। महिलाओं का कैसे? कि महिलाएं विदेशी कपड़ों या शराब की दुकानों के सामने खड़ी होकर ग्राहकों को समझा बुझाकर रोकें। इसमें धैर्य और अहिंसा से दुकानदारों या दूसरों के विरोध का सामना करना भी शामिल था। ये निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं, बल्कि उसका एक सक्रिय रूप था। हाँ, ये पारंपरिक धरने से तो काफी अलग है, जहाँ जिद और टकराव ज्यादा दिखता है। यहाँ जोर समझाने पर और शांतिपूर्ण रुकावट पर है। बिल्कुल। लक्ष्य दबाव बनाना है, लेकिन अपमानित करना या जबरदस्ती करना नहीं। ये भी सत्याग्रह के उसी मूल सिद्धांत की तरफ जाता है, हृदय परिवर्तन। और अंत में है हड़ताल। जी, हड़ताल। इसे भी सत्य और अहिंसा पर आधारित एक कारगर तरीका माना गया, चाहे वो आम हड़ताल हो या फिर औद्योगिक। लेकिन इसके लिए गांधी जी ने काफी नियम कायदे बताए हैं, जैसा स्रोत में लिखा है। हाँ, हड़ताल को लेकर स्रोत काफी विस्तार से बताता है और इसे बहुत गंभीरता से लेने की बात करता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे हड़ताल का उद्देश्य, जो कारण है, वो न्यायोचित हो, उसे जनमानस का समर्थन प्राप्त हो, और सबसे अहम, हड़ताल पूरी तरह अहिंसक होनी चाहिए।
ये सिर्फ आर्थिक लाभ या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य दूरगामी और न्यायपूर्ण होना चाहिए। और जनता के समर्थन की बात भी कही गई है। हाँ, जनता का निष्पक्ष समर्थन बहुत जरूरी है। और अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसे जनता के बीच नहीं ले जाना चाहिए। सिर्फ भावनाओं में बहकर या देखा देखी में की गई हड़तालें अक्सर नुकसानदेह होती हैं। मजदूरों के लिए क्या सलाह थी? मजदूरों के लिए कहा गया कि हड़ताल बेशक उनका अधिकार है, पर इसे अपराध न बनने दें। सलाहकारों से मदद जरूर लें, पर राजनीतिक इस्तेमाल से बचें, क्योंकि अक्सर राजनीतिज्ञ उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हड़ताल सर्वसम्मति से होनी चाहिए, कोई गुंडागर्दी या लूटपाट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हैं, जो नॉन स्ट्राइकर्स हैं, उनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या हिंसा नहीं करनी है। स्रोत में ये भी था कि हड़ताल के दौरान खाली नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हड़तालियों को सलाह दी गई कि वे हड़ताल के समय में कोई दूसरा उत्पादक काम करें जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें, सिर्फ यूनियन के फंड या चंदे पर निर्भर न रहें। इससे आत्मनिर्भरता बनी रहती है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं। स्रोत अमेरिकी गुंडावाद का भी जिक्र करता है, यानी मालिकों द्वारा हिंसक तरीके अपनाना, जिसका सख्त विरोध किया गया है। मालिकों का रवैया भी संयमित होना चाहिए। सफलता के लिए भी कुछ शर्तें बताई गई हैं। जी हाँ, सफलता की कुछ जरूरी शर्तें हैं। न्यायोचित कारण होना, हड़तालियों में पूरी एकता होना, गैर हड़तालियों पर कोई बल प्रयोग न करना, हड़ताल के दौरान वैकल्पिक आय का साधन होना, और अगर मालिक नए मजदूर रख लें तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारी रखना। इनके बिना सफलता मुश्किल है। हाँ, स्रोत कहता है कि इन शर्तों के बिना सफलता संदिग्ध है, मुश्किल है। ये शर्तें दिखाती हैं कि हड़ताल को भी एक नैतिक और सुव्यवस्थित संघर्ष के रूप में देखा गया, न कि सिर्फ काम ठप करने के एक दाव के तौर पर। गांधी जी ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण और सफल हड़तालें कोई काल्पनिक बात नहीं है, वे सचमुच हुई हैं। ये तो बहुत ही विस्तृत नियम है। मतलब हड़ताल को सिर्फ काम बंद करना नहीं समझा गया, उसके पीछे एक पूरी नैतिक और व्यावहारिक संरचना है। ये वाकई दिखाता है कि सत्याग्रह के हर पहलू पर कितनी गहराई से सोचा गया था। निश्चित रूप से कोशिश यही थी कि संघर्ष असरदार भी हो और हर कदम पर नैतिक रूप से सही भी रहे। तो ये थी सत्याग्रह की कुछ मुख्य विधियों की एक झलक। आग्रह, उपवास, असहयोग, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, धरना और हड़ताल। हर विधि के पीछे एक गहरा नैतिक और रणनीतिक विचार है। बिल्कुल, ये सिर्फ विरोध करने के तरीके नहीं थे, बल्कि ये आत्मपरिवर्तन, समाज सुधार और सत्य की खोज के साधन भी थे। इनमें जोर बल प्रयोग की जगह आत्मपीड़ा पर था, नफरत की जगह हृदय परिवर्तन पर, और टकराव की जगह संवाद और सहयोग या जरूरत पड़ने पर असहयोग पर था। आज के समय में जब हम विरोध और असहमति के इतने सारे नए नए रूप देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हों या फिर ऑनलाइन दुनिया में, ये सोचना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि क्या सत्याग्रह के ये सिद्धांत, ये विधियां आज की इस डिजिटल दुनिया में, इस सूचना युद्ध के दौर में और इतने जटिल सामाजिक राजनीतिक माहौल में भी प्रासंगिक हो सकती हैं? क्या अहिंसा, आत्मपीड़ा सहकर दूसरे का दिल जीतना, ये विचार आज भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं जितने वो एक सदी पहले थे? और अगर हाँ, तो किस रूप में? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है इसमें। और उनके पीछे जो नैतिक सिद्धांत थे उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, गांधीवादी सत्याग्रह पद्धतियां और आचार संहिता। तो इसी के जरिए हम गांधी जी के काम करने के ढंग और उनकी सोच को थोड़ा और बारीकी से जानेंगे। देखिए, गांधी जी का नाम जब भी आता है तो अक्सर आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई, अहिंसा, विरोध, ये सब बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन ये सत्याग्रह शब्द जो है, ये असल में है क्या? क्या ये बस विरोध करने का एक अलग सा नाम है या कुछ ज़्यादा गहरा है इसमें? और कौन कौन सी तकनीकें थी इसमें शामिल? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। स्रोत जहाँ से शुरू होता है वो कहता है कि सत्याग्रह कोई एक तरीका नहीं था, बल्कि गांधी जी समाज कार्य में जितनी भी अलग अलग पद्धतियां, तकनीकें इस्तेमाल करते थे, उन सब का आप कह सकते हैं एक सामूहिक नाम है सत्याग्रह। हाँ बिल्कुल, एक पूरा फ्रेमवर्क था, सिर्फ एक एक्शन नहीं। सही, तो ये एक पूरा सिस्टम था। और स्रोत में ना इन पद्धतियों की एक लिस्ट भी दी है, काफ़ी लंबी है। जैसे पहला है राजी करना,
मतलब परसुएशन, बातचीत से, तर्क से अपनी बात मनवाना। दूसरा आत्मपीड़ा, सेल्फ सफरिंग, अन्याय के खिलाफ खुद का सहना ताकि सामने वाले का मन बदले। हाँ, हृदय परिवर्तन के लिए। बिल्कुल। तीसरा उपवास, फास्टिंग, ये आत्मशुद्धि के लिए भी और एक नैतिक दबाव बनाने के लिए भी। चौथा असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, जो व्यवस्था गलत है, अन्यायपूर्ण है, उसके साथ सहयोग ना करना। जी। पांचवा बहिष्कार, बॉयकॉट, किसी चीज का, संस्था का या सिस्टम का इस्तेमाल बंद कर देना। छठा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब विनम्रता से, शांति से गलत कानूनों को मानने से इनकार करना। सही। सातवां धरना देना, पिकेटिंग, शांति से कहीं खड़े होकर विरोध करना, लोगों को बताना, जागरूक करना। और आठवां हड़ताल, स्ट्राइक, काम बंद कर देना। तो मोटे तौर पर ये वो मुख्य तरीके थे जिन्हें गांधी जी सत्याग्रह के अंदर इस्तेमाल करते थे। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है, जिस पर स्रोत भी इशारा करता है, वो ये कि ये सारी पद्धतियां बस ऐसे ही नहीं थीं। ये गांधी जी के दो बुनियादी, बिल्कुल अटल सिद्धांतों पर आधारित थीं, सत्य और अहिंसा। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि कब कौन सा दांव चलना है, ऐसा नहीं था। ये गहरे नैतिक विश्वास थे जिनका ये प्रैक्टिकल रूप था। हर कदम, हर तकनीक वो पहले सत्य और अहिंसा की कसौटी पर परखी जाती थी। सही। तो हम कह सकते हैं कि ये तरीके तो बाद में आते थे, पहले वो नैतिक बुनियाद थी जिस पर ये सब खड़ा था। ये तकनीकों से ज्यादा ना एक नैतिक जीवन जीने का तरीका था जिसे सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल किया गया। ये नैतिक बुनियाद वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए स्रोत एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता है कि हर सत्याग्रही के लिए एक खास आचार संहिता थी जिसका पालन करना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर कह दे कि चलो असहयोग करते हैं या सविनय अवज्ञा। नहीं, जो लोग इसमें शामिल होते थे उन्हें कुछ कड़े नियम मानने पड़ते थे, कुछ नैतिक सिद्धांत थे। जी। ये बात डिसिप्लिन पर और व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी पर बहुत जोर देती है। ये आचार संहिता सुनने में तो काफी सीरियस लगता है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि इसमें था क्या असल में? क्या सिर्फ यही था कि भाई हिंसा मत करो, या कुछ और भी गहरी बातें थी? नहीं, क्योंकि सिर्फ हिंसा ना करना एक बात है और एक पूरी आचार संहिता का पालन करना वो तो काफी अलग बात हो जाती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। स्रोत शायद सीधे सीधे पूरी लिस्ट न दे, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ अहिंसक रहने से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, अगर हम गांधीवादी साहित्य को देखें तो इस आचार संहिता में बहुत कुछ था, जैसे सत्य का पूरी तरह पालन करना, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, जैसे अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह। शारीरिक श्रम करना, निडर रहना, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना, स्वदेशी का पालन करना, इस तरह के व्रत थे। बाप रे, ये तो काफी। हाँ, ये एक तरह की बहुत कड़ी नैतिक ट्रेनिंग थी। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ बाहरी अनुशासन नहीं था, बल्कि अंदर से शुद्धि और मजबूती लाना था। अच्छा। आप खुद सोचिए, इस तरह के सेल्फ डिसिप्लिन के बिना क्या कोई इंसान लंबे समय तक आत्म पीड़ा सह सकता है? मुश्किल है। या सविनय अवज्ञा करते हुए पुलिस की लाठियां खाकर भी शांत रह सकता है? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आचार संहिता ही वो बैकबोन थी, वो रीढ़ थी जो सत्याग्रहियों को वो नैतिक बल देती थी और आंदोलन को बिखरने से रोकती थी। वाकई, ये तो सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं लग रही, ये तो जैसे एक पूरा जीवन जीने का तरीका गढ़ने जैसा था। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में स्रोत एक खास पद्धति पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, हड़ताल पर। ये दिलचस्प है क्योंकि हड़ताल शब्द सुनते ही हमारे मन में तो अक्सर वही आता है, मजदूरों का काम बंद करना, नारे लगाना, कभी कभी थोड़ी झड़प टकराव। लेकिन स्रोत कह रहा है कि गांधी जी के समाज कार्य में हड़ताल का इस्तेमाल बहुत खास तरीके से, शायद कुछ अलग ढंग से होता था। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है कि गांधी जी वाली हड़ताल जो थी वो पश्चिम की औद्योगिक हड़तालों की सिर्फ नकल नहीं थी। अच्छा, अलग थी। हाँ, जहाँ पश्चिमी हड़तालें अक्सर अधिकारों के लिए टकराव और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित होती थीं। हाँ, पावर प्ले जैसा। बिल्कुल। वहीं गांधी जी के हड़ताल की जड़ें भी सत्य और अहिंसा में थीं। फिर से वही दो सिद्धांत। हाँ, हमेशा वही। इसका लक्ष्य सिर्फ मालिकों पर आर्थिक दबाव डालना भर नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक संघर्ष था जिसका मकसद था सत्य और न्याय को स्थापित करना। साहित्य में मिलता है क्या? गांधीवादी नजरिए में
हड़ताल सिर्फ मजदूरों और मालिकों के बीच का मामला नहीं था। अच्छा, तो फिर? इसमें एक तीसरा पक्ष भी था और वो था आम जनता, पब्लिक। उसकी भी एक अहम भूमिका मानी गई थी। आम जनता की भूमिका हड़ताल में? ये तो नई बात है। हाँ, ये विचार कि हड़ताल सिर्फ मजदूर और मालिक का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये गांधी जी के तरीके को पारंपरिक लेबर मूवमेंट से बिल्कुल अलग कर देता है। स्रोत यही इशारा करता है कि ये सिर्फ कोई टैक्टिक नहीं थी, बल्कि समाज को नैतिक रूप से जगाने का एक तरीका था। जगाने का तरीका कैसे? इसमें माना जाता था कि जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि श्रमिकों के साथ न्याय करना भी है। सही। श्रमिकों की जिम्मेदारी अपनी मांगों को सत्य और अहिंसा के दायरे में रखना और काम बंद रखने के दौरान भी अनुशासन बनाए रखना। और जनता? और जनता की जिम्मेदारी सच का पता लगाना और जो पक्ष सही है, न्यायपूर्ण है, उसके साथ खड़े होना, चाहे वो कोई भी हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आमतौर पर हम हड़ताल को बस दो पार्टियों का झगड़ा समझते हैं, वर्कर और एम्प्लॉयर। बिल्कुल। ये तीसरा एंगल, यानी समाज की नैतिक भूमिका और जिम्मेदारी, ये तो इसे बिल्कुल एक नया और गहरा मतलब देता है। क्या स्रोत या उससे जुड़ा साहित्य ये बताता है कि जनता से असल में उम्मीद क्या थी? मतलब क्या करना था उन्हें? सिर्फ हमदर्दी रखनी थी या कुछ और भी? साहित्य बताता है कि जनता से उम्मीद सिर्फ चुपचाप देखते रहने की नहीं थी। अच्छा। उनसे अपेक्षा थी कि वो मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करें, दोनों पक्षों की बातें सुने निष्पक्ष होकर, और फिर जो पक्ष उन्हें सही लगे, न्याय पर आधारित लगे, उसका नैतिक समर्थन करें। नैतिक समर्थन मतलब? ये समर्थन शांतिपूर्ण तरीकों से हो सकता था, जैसे बीच बचाव की कोशिश करना, या जो न्यायपूर्ण मांगे हैं उनके पक्ष में पब्लिक ओपिनियन बनाना। अच्छा, माहौल बनाना। हाँ, इसी तरह मालिकों से उम्मीद थी कि वे श्रमिकों को सिर्फ मशीन का पुर्जा न समझें, उनके मानवीय अधिकार, उनकी ज़रूरतें, उनका सम्मान करें, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखें। और अगर मालिक सही हो तो? बिल्कुल, अगर मालिक का पक्ष न्यायपूर्ण है तो श्रमिकों से उम्मीद की जाती थी कि वे हड़ताल वापस ले लें। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से सच को खोजने और उसे स्थापित करने का एक मिला-जुला प्रयास थी। ये सिर्फ अपनी मांग मनवाने की जिद नहीं थी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो अगर हम सारी बात को अब समेटें, तो स्रोत हमें ये बता रहा है कि सत्याग्रह कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा पर टिकी हुई कई सारी अहिंसक तकनीकों का एक पूरा समूह है। हाँ, एक कलेक्शन है। इसमें मनाने समझाने से लेकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और यहाँ तक कि हड़ताल भी शामिल है। हाँ। और ये भी एकदम साफ है कि इन तकनीकों को इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत सख्त नैतिक आचार संहिता का पालन करना बेहद जरूरी था। बिल्कुल, वो बुनियाद थी। साथ ही हड़ताल जैसी पद्धति को भी गांधी जी ने एक बहुत ही अनोखा नैतिक और सामाजिक आयाम दिया था। जी हाँ। जिसमें सिर्फ मजदूर मालिक नहीं बल्कि पूरा समाज शामिल था, सबकी भूमिका और जिम्मेदारी तय थी। जी हाँ। ये इसे सामान्य औद्योगिक झगड़ों से कहीं ऊपर उठाकर एक नैतिक संवाद का मंच बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत का बार बार इस आचार संहिता पर इतना जोर देना, ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि सत्याग्रह की जो भी सफलता रही, क्या वो महज इन तकनीकों की वजह से थी? असहयोग, बहिष्कार, हड़ताल, इनकी वजह से? या फिर उस सफलता का असली राज उस नैतिक अनुशासन में, उस आचार संहिता के पालन में छिपा था, जिसका जिक्र स्रोत बार बार कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निडरता, इन व्रतों के बिना ये तकनीकें उतनी ही असरदार हो पाती? और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? आज जब हम दुनिया भर में विरोध के, सामाजिक बदलाव के लिए तरह तरह के आंदोलन देखते हैं, अलग अलग तरीके देखते हैं, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि गांधी जी के ये जो बुनियादी सिद्धांत थे, सत्य पर अटूट रहना, अहिंसा का पालन करना और एक अनुशासित नैतिक संहिता, ये कितने जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या एक नैतिक आधारशिला के बिना सिर्फ तकनीकों के बल पर जो बदलाव लाया जाता है वो स्थायी हो सकता है? क्या वो वास्तविक हो सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद आज के समय में हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन शायद उनके सही मतलब, उनकी जो गहराई है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, गांधीवादी शब्दावली,
सत्याग्रह के मूल तत्व से कुछ जरूरी अंश। ये स्रोत गांधीवादी दर्शन के कुछ बुनियादी कह सकते हैं कि नींव के पत्थर वाले शब्दों की परिभाषाएं देता है। तो आज हमारा मकसद क्या है? मकसद है इन शब्दों को समझना। सत्याग्रह, उपवास, सविनय अव्याख्या और असहयोग, इनके सही अर्थ क्या हैं और जैसा स्रोत बताता है इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताना बाना है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे ये सुनने में तो सरल लगते हैं शब्द, पर कैसे ये मिलकर एक इतने शक्तिशाली दर्शन की नींव रखते हैं। चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं, समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम शब्द से, जो शायद इस पूरी सोच का केंद्र बिंदु है, सत्याग्रह। स्रोत के हिसाब से इसका अर्थ बताया गया है सत्य की शरण लेना, बल या आत्मबल। तो ये आत्मबल, ये क्या है? क्या ये सिर्फ कोई मेंटल स्ट्रेंथ है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आत्मबल शब्द ही आप कह सकती हैं सत्याग्रह की आत्मा है। स्रोत ने इसे सिर्फ बल नहीं कहा, साफ तौर पर आत्मबल कहा है। ये इसे फौरन शारीरिक बल से फिजिकल फोर्स से एकदम अलग कर देता है। ये सिर्फ दिमागी मजबूती या विल पावर से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक नैतिक, एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शक्ति है जो कहाँ से आती है? सत्य पर टिके रहने से और उसके लिए जरूरत पड़े तो कष्ट सहने की क्षमता से। और सत्य की शरण लेना, इसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सत्य को अपने जीवन का, अपने हर एक्शन का आधार बना लेना, उसको पूरी तरह से जी लेना, धारण कर लेना। अच्छा, सत्य सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि एक एक्टिव फोर्स है, एक शक्ति है जिसे जुड़ना है। बिल्कुल सही। सत्य और आग्रह, इन दो शब्दों का जो मेल है वो यही दिखाता है। सत्य के लिए एक मजबूत आग्रह, एक दृढ़ता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आग्रह आक्रामक नहीं है, ये जोर जबरदस्ती वाला नहीं है, ये आत्मिक बल पर, इनर स्ट्रेंथ पे आधारित है। इसीलिए इसे सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध समझना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, बेहद सक्रिय है, पर इसकी सक्रियता वो बाहरी हंगामे या हिंसा में नहीं दिखती, वो दिखती है आपकी आंतरिक निष्ठा में, सत्य पर अडिग रहने में। ये अन्याय का सामना करने का एक पॉजिटिव, एक रचनात्मक तरीका है, जिसमें आप अपनी सच्चाई और अपनी नैतिकता के बल पर सामने वाले के विवेक को, उसकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। ये दिलचस्प है। बल का एक ऐसा रूप जो शारीरिक है ही नहीं, नैतिक है, आध्यात्मिक है। अच्छा, अब अगले शब्द पर आते हैं, उपवास। स्रोत इसे परिभाषित करता है, कहता है किसी अच्छे कारण के लिए भोजन और पानी का त्याग करना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अब देखिए, उपवास तो हम अक्सर सुनते हैं, धर्म में या फिर विरोध के तरीके के तौर पर भी। लेकिन इस परिभाषा में दो चीजें खास लग रही हैं, एक तो अच्छा कारण और दूसरा लक्ष्य प्राप्ति तक। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यही चीज गांधीवादी उपवास को एक आम भूख हड़ताल से बिल्कुल अलग करती हैं। अच्छा कारण, इसका मतलब साफ है कि उपवास का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो स्वार्थ या कोई गलत मांग पूरी करवाना नहीं होना चाहिए। वो नैतिक रूप से सही हो, न्यायपूर्ण हो। ये कोई ब्लैकमेलिंग का टूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति तक। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये एक गहरा संकल्प है। ये सिर्फ एक टोकन प्रोटेस्ट, एक सांकेतिक विरोध नहीं है। ये करने वाले के आत्मनियंत्रण, उसके अनुशासन और उस अच्छे कारण के प्रति उसकी जो अटूट निष्ठा है, कमिटमेंट है, उसे जाहिर करता है। ठीक है, तो क्या इसका असर सिर्फ बाहरी होता है, जैसे किसी मांग को मनवाने के लिए दबाव बनाना, या इसका कोई अंदरूनी, कोई आंतरिक पहलू भी है? स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि इसका एक बहुत गहरा आंतरिक पहलू भी है। गांधीवादी विचार में उपवास को आत्मशुद्धि का, सेल्फ प्योरिफिकेशन का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना गया है। जब व्यक्ति भोजन, पानी त्यागता है तो वो सिर्फ बाहरी तौर पर दबाव नहीं बना रहा होता, वो अपने अंदर भी झांकता है, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण पाता है, अपने संकल्प को और मजबूत करता है। ये एक तरह की तपस्या है जो उपवास करने वाले के आत्मबल को बढ़ाती है और उसे नैतिक रूप से और ऊंचा उठाती है। तो ये बाहर बदलाव लाने की कोशिश भी है
और साथ ही साथ अंदर बदलाव लाने की एक प्रक्रिया भी। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि उपवास का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी और गंभीरता के साथ ही किया जाना चाहिए। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना भर नहीं है, ये आत्मा को साधने जैसा है। यानी उपवास में बाहरी लक्ष्य और आंतरिक शुद्धि, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, साथ साथ चलती हैं। ये इसे वाकई एक गहरा आयाम देता है। चलिए अब एक और बड़ा दिलचस्प शब्द, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस। सुनने में ही लगता है जैसे कोई विरोधाभास हो, सविनय भी और अवज्ञा भी। स्रोत कहता है अहिंसक असहयोग या अन्यायपूर्ण संवैधानिक आज्ञा या कानून को तोड़ना। तो ये सविनय अवज्ञा ये काम कैसे करती है? मतलब विनम्रता के साथ आप विरोध कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये विरोधाभास ही असल में इसकी खासियत है। देखिए, अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना ये तो हो गया अवज्ञा वाला हिस्सा, डिसोबीडियंस। लेकिन सवाल है कैसे तोड़ना है? हाँ, कैसे? सविनय और अहिंसक तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि आप कानून का उल्लंघन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी उस व्यवस्था के प्रति या जो लोग उस कानून को लागू कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना, कोई घृणा या हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ विनम्रता का मतलब कायरता या कमजोरी नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक तरह की नैतिक श्रेष्ठता है। आप ऊंचे मॉरल ग्राउंड पर खड़े हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कानून ही अन्यायपूर्ण हो तो फिर उसका सम्मान क्यों करें? उसे विनम्रता से क्यों तोड़ें? सीधे सीधे पुरजोर विरोध क्यों ना करें? यहीं पर देखिए गांधीवादी सोच की जो बारीकी है वो सामने आती है। जो व्यक्ति सविनय अवज्ञा कर रहा है वो पूरे के पूरे लीगल सिस्टम का, पूरे कानूनी ढांचे का विरोधी नहीं है। वो सिर्फ उस एक खास कानून को या उस आदेश को अन्यायपूर्ण मानता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, अपने कॉन्शियंस के आधार पर उसे मानने से इनकार करता है। और सविनय होने का एक और मतलब ये भी है, जो बहुत जरूरी है, कि वो उस अवज्ञा के जो भी कानूनी नतीजे होंगे, जैसे गिरफ्तारी, सजा, हाँ, जैसे गिरफ्तारी या सजा, उनको भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। वो भागता नहीं है, छिपता नहीं है, बल्कि सामने आता है। ऐसा करके वो ये दिखाता है कि उसका मकसद अराजकता फैलाना या कानून व्यवस्था भंग करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद है उस अन्यायपूर्ण कानून की तरफ सबका ध्यान खींचना और व्यवस्था के अंदर ही नैतिक सुधार लाना। ये एक तरह से देखा जाए तो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के प्रति एक गहरी निष्ठा भी है, और यही निष्ठा उसे अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने का नैतिक अधिकार देती है। समझ गया। तो मतलब सविनय अवज्ञा सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि ये अपनी नैतिक असहमति जताते हुए भी व्यवस्था के प्रति एक गहरे सम्मान का प्रदर्शन है। ये विरोध और निष्ठा का एक अनूठा संगम है। ये तो वाकई बहुत अनुशासन की मांग करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इस कड़ी के चौथे और आखिरी शब्द पर आते हैं, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। स्रोत के मुताबिक इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, समूह एवं सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों को सहयोग प्रदान नहीं करना। अब ये सविनय अवज्ञा से कैसे अलग है, क्योंकि दोनों में ही अन्याय का विरोध तो है ही। हाँ, ये सच है कि दोनों में अन्याय का अहिंसक विरोध शामिल है, लेकिन उनके दायरे में, उनके स्कोप में और उनके तरीके में थोड़ा फर्क है। जैसा हमने अभी बात की, सविनय अवज्ञा अक्सर किसी एक खास स्पेसिफिक अन्यायपूर्ण कानून या आदेश को टारगेट करती है। जैसे नमक कानून तोड़ना? बिल्कुल, जैसे नमक कानून तोड़ना। जबकि असहयोग का जो कैनवस है, जो फलक है, वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है। ये जरूरी नहीं कि किसी एक कानून तक ही सीमित हो। ये पूरी की पूरी अन्यायपूर्ण व्यवस्था या उसकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनसे अपना समर्थन, अपना कॉपरेशन वापस खींच लेने की बात करता है। जरा इसे और साफ करेंगी, समर्थन वापस खींचने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो अन्यायपूर्ण सत्ता है या जो व्यवस्था है, उसको चलाने में, उसको फंक्शन करने में आप किसी भी तरह की मदद नहीं देंगे। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी टाइटल या उपाधियां लौटा देना। अच्छा। या फिर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों या अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी चीजों का इस्तेमाल बंद कर देना, या फिर कोई ऐसा टैक्स जो आपको अन्यायपूर्ण लगता है उसे देने से इनकार कर देना। ये एक तरह से ये कहना है कि भाई, हम आपकी इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसे चलाने में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सविनय अवज्ञा की तरह जरूरी नहीं कि किसी कानून को सीधे तौर पर तोड़े ही,
हो सकता है आप कोई कानून ना तोड़ रहे हों, लेकिन ये उस व्यवस्था के काम करने के तरीके को बाधित करता है, उसमें रुकावट डालता है और उस पर एक बड़े पैमाने पर नैतिक दबाव डालता है। तो कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा एक तीखा टारगेटेड हमला हो सकता है, जबकि असहयोग एक ज्यादा व्यापक घेराव जैसा है। पर दोनों ही सत्याग्रह के महत्वपूर्ण हथियार हैं, जिनका चुनाव जाहिर है स्थिति की गंभीरता और लक्ष्य क्या है उसके अनुसार किया जाता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये चारों शब्द सत्याग्रह, उपवास, सविनय अवज्ञा और असहयोगी कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सत्याग्रह वो नींव है और बाकी सब मतलब उपवास, सविनय अवज्ञा, असहयोग, ये उस पर बनी इमारत के अलग अलग हिस्से हैं या कमरे हैं? हाँ, ये एक अच्छा तरीका है, इसे समझने का एक अच्छी उपमा है। सत्याग्रह वो मूल दर्शन है, वो फाउंडेशन है, वो आधारशिला है जो टिकी है सत्य और आत्मबल पर। ये वो नैतिक कंपास है, दिशा सूचक है जो बताता है कि अन्याय का सामना करना कैसे है, बिना हिंसा के, अपनी सच्चाई पर पूरी तरह अडिग रहकर। और उपवास, सविनय अवज्ञा और असहयोग ये उसी सत्याग्रह के सिद्धांत को, उस फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाने के, अमल में लाने के व्यवहारिक तरीके हैं, साधन हैं। इन्हें आप सत्याग्रह के टूल्स कह सकती हैं, उपकरण। तो फिर इनका आपस में रिश्ता कैसा है? क्या ये किसी क्रम में आते हैं कि पहले ये करना है फिर वो? जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक तयशुदा क्रम में ही इस्तेमाल किए जाएं। ऐसा कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। लेकिन हाँ, इनमें एक लॉजिकल कनेक्शन जरूर है, एक तार्किक संबंध है। जैसे उपवास है, वो अक्सर आत्मबल जगाने के लिए या खुद को शुद्ध करने के लिए और किसी खास मुद्दे पर नैतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी। सविनय अवज्ञा वो तब सामने आती है जब कोई एक विशिष्ट कानून या आदेश सीधे तौर पर अन्यायपूर्ण लगे और उसे तोड़ना जरूरी महसूस हो। और असहयोग का इस्तेमाल तब होता है जब लगे कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही या उसकी नीतियां ही अन्यायपूर्ण है और उनसे एक बड़े पैमाने पर खुद को अलग करने की, दूरी बनाने की जरूरत है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों ही साधन, ये तीनों ही तरीके सत्याग्रह के जो मूल सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा, उन्हीं से चलते हैं, उन्हीं से गाइड होते हैं। अगर इनमें से आप सत्य और अहिंसा का तत्व हटा दें तो ये सिर्फ राजनीतिक चालें बनकर रह जाएंगे, नैतिक हथियार नहीं रहेंगे। सत्याग्रह ही इन्हें वो नैतिक बल, वो मॉरल फोर्स और वो लेजिटिमेसी, वो वैधता देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स नहीं है, ये एक नैतिक ढांचे के अंदर काम करने वाले उपकरण हैं और सत्य और अहिंसा इनकी अनिवार्य शर्तें हैं। उसके बिना ये कुछ और ही बन जाएंगे। निश्चित रूप से। और एक और बात ध्यान रखने लायक है कि ये सभी तरीके मांग करते हैं आत्म अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की और कष्ट सहने की तैयारी की। जो सत्याग्रही है उसे पता होता है कि उसे अपने उसूलों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने की कीमत चुकानी पड़ सकती है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक नुकसान हो या फिर जेल जाना पड़े। और यही जो कष्ट सहने की तत्परता है, विलिंगनेस टू सफर है, वही उसके संकल्प की सच्चाई को और उसके आत्मबल को साबित करती है। तो आज हमने गांधीवादी शब्दावली के इन 4 महत्वपूर्ण स्तंभों सत्याग्रह, उपवास, सविनय अवज्ञा और असहयोग पर स्रोत के आधार पर काफी गहराई से बात की। और ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ डिक्शनरी की परिभाषाएं नहीं है, ये एक जीता जागता दर्शन है, एक फिलॉसफी ऑफ एक्शन है जो व्यक्तिगत नैतिकता को, पर्सनल मोरालिटी को सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई से जोड़ता है। सत्य की शक्ति और आत्मबल पर आधारित बदलाव लाने का एक बहुत ही अनूठा, एक यूनिक ब्लूप्रिंट है ये। तो स्रोत में जो आत्मबल की बात कही गई है उसी से जुड़ा है। आज के दुनिया को अगर हम देखें जो इतनी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इतनी तेज रफ्तार है और अक्सर टकरावों से भरी रहती है, उसमें सत्य और अहिंसा पर आधारित ये जो आत्मबल का विचार है, मतलब बिना बाहरी बल का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी नैतिक दृढ़ता से अन्याय का सामना करने और बदलाव लाने की ये जो क्षमता है, ये आज कितनी प्रासंगिक है, कितनी रेलेवेंट है। क्या आज भी कोई व्यक्ति या कोई समूह इस आंतरिक शक्ति के जरिए, इस इनर स्ट्रेंथ के जरिए वाकई बड़े बदलाव ला सकता है, या ये विचार अब बस किताबों की बात रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है, मुझे लगता है, जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।
उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।